Hello and welcome to Crack Career Institute's English class। यह वीडियो रेमेडियल ग्रामर के लिए है। रेमेडियल ग्रामर में पिछला जो टॉपिक था हमारा वह था ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने द यूज़ ऑफ बी पिछली बार सीखा था या पढ़ा था या डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है द यूज़ ऑफ हैव। हैव की तीन फॉर्म्स होती हैं। हैव हैज़ थ्री फॉर्म्स, वन इज़ हैज़, वन इज़ हैव एंड वन इज़ हैड। हैव की पास्ट फॉर्म होती है और उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म भी हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है एंड हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। प्रेजेंट फॉर्म के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ के लिए प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट फॉर्म में हैव होता है। तो द फर्स्ट यूज ऑफ हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यानी हैव का मतलब जब बात करते हैं तो हैव हैज़ और हैड तीनों की ही बात करते हैं क्योंकि हैव की ही पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल हैड होती है, यानी हैव की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है, इसलिए हैव में हम तीनों की ही बात करते हैं। फर्स्ट तो हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब और एज एन ऑक्सिलरी यानी कि सबसे पहले हम हैव को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में उसके यूजेस हम पढ़ेंगे कि इसके यूज कहाँ होते हैं। Then first use of have as an auxiliary verb is यानी auxiliary verb के रूप में have का जो सबसे पहला यूज होता है वो हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि अगर हैज हैव के साथ में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दें इज यूज्ड टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस तो इससे परफेक्ट टेंस बन जाता है। यानी कि हैज़ और हैव यानी हैज़ लिखे या हैव लिखे या फिर इन दोनों की जगह दोनों को हटा करके हैड लिखते हैं हम और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दें तो फिर उसके साथ क्या हो जाएगा वो परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अगर हम हैज़ हैव लिखते हैं तो फिर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अगर हम यहाँ हैड लिखते हैं तो फिर वह पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में बनेगा परफेक्ट टेंस ही। यानी कि हैव का एक जो सबसे पहला यूज़ है वह यह है कि हैव को हम परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से प्रेजेंट और पास्ट की हैज़ हैव हैड की बात करना है। अगर ये विल के साथ आएगा तो विल हैव भी हो जाएगा तो वहाँ पर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएगा। यानी कि कोई भी परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव की ही आवश्यकता पड़ती है, बिना हैव के कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं बनाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है आई हैव फिनिश्ड, आई हैव स्लैश हैड फिनिश्ड द वर्क। इसका मतलब है एक बार हम हैव के साथ पढ़ेंगे उसको सेंटेंस को, आई हैव फिनिश्ड द वर्क यानी मैं काम खत्म कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, फिनिश्ड द वर्क मीन्स आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। इसी तरह से आई हैड फिनिश्ड द वर्क, आई हैड फिनिश्ड द वर्क का मतलब है मैं काम खत्म कर चुका था, यानी आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, मैं काम खत्म कर चुका था। नाउ सेकंड यूज ऑफ हैव इज हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल is used in a causative sense, so it can be replaced by get plus direct object plus past participle। यहाँ पर देखिए कॉजेटिव यूज एक होता है, कॉजेटिव यूज यहाँ कॉजेटिव सेंस का मतलब यह होता है कि यदि किसी काम के होने के पीछे हम कारण होते हैं तो हम उसको कॉजेटिव कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी काम के होने के पीछे हम मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, अगर वह सब्जेक्ट कारण होता है यानी सब्जेक्ट के कहने पर कोई काम होता है, सब्जेक्ट उस काम को स्वयं नहीं करता है लेकिन सब्जेक्ट के कहने से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी शक्ति या कोई दूसरी चीज़ उस काम को करती है तो हम उसको कॉजेटिव सेंस कहते हैं। यानी हम उसमें कहते हैं कि सब्जेक्ट उस काम का कारण बना था तब यह काम हुआ था, तो उसको हम कॉजेटिव सेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कॉजेटिव सेंस के
में यूज़ होने के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो होता है हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसलिए हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर वर्ब का सीधा परिणाम आता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे समझिए जैसे कि वह आम खाता है या वह फल काटता है, तो काटने का सीधा रिजल्ट किस पर आएगा? फल पर आएगा। तो इसलिए फल क्या हो गया? फल उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से वह कंकड़ फेंकता है, तो फेंकने का डायरेक्ट रिजल्ट किस पर आएगा? कंकड़ पर आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर वर्ब का सीधा रिजल्ट आता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हैव का रिजल्ट जिस पर आता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, हैव तो यहाँ ऑक्सिलरी पॉजिटिव ऑक्सिलरी है, लेकिन ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल ये जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल, इस पास्ट पार्टिसिपल का रिजल्ट जिस पर आएगा सीधा सीधा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो हैव के साथ लिखा जाता है और हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब में यूज़ की जाती है। ठीक है। एंड अगर हम हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं तो इसकी जगह पर हम गेट प्लस डायरेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कभी कभी हम गेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी जहाँ हम गेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं उसी जगह हम हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। हिंदी में यूजुअली अगर इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें तो उनकी प्रेजेंट टेंस में अगर यह सेंटेंस होगा तो उसकी हिंदी बनती है वाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहा आई हैड माई हेयर कट, तो आई हैड माई हेयर कट में हैड जो है वह पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ इसका मतलब होगा मैंने बाल कटवाए थे। आई हैड माई हेयर कट का मतलब हो जाएगा मैंने अपने बाल कटवाए थे। और इसी स्ट्रक्चर में अगर हैड की जगह हम गॉट लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई गॉट माई हेयर कट, यानी मैंने अपने बाल कटवाए थे। तो यहाँ पर गॉट तो इसमें एक पॉजिटिव यूज़ है गॉट का, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हैड यहाँ पर पॉजिटिव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया गया है और पॉजिटिव वे में यूज़ किया गया है। एंड इसके साथ ही हेयर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड कट इसका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इस तरह से हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के स्ट्रक्चर में यह सेंटेंस लिखा गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अगर पास्ट टेंस में है यहाँ तो वाया था, प्रेजेंट है तो वाता है, अगर यहाँ कंटिन्यूस होता ऐसे होता आई एम हैविंग तो हो जाता आई एम हैविंग माई हेयर कट मीन्स आई एम गेटिंग माई हेयर कट, इसका अर्थ हो जाता मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव सेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है ही विल हैव द हाउस रिपेयर्ड। ही विल हैव द हाउस रिपेयर्ड का मतलब होता है ही विल गेट द हाउस रिपेयर्ड। दोनों ही सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग होता है, हैव की जगह सिर्फ यहाँ गेट लिखा हुआ है, बाकी सब पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। इसका अर्थ होता है ही विल हैव द हाउस रिपेयर्ड मतलब वह अपने घर की मरम्मत करवाएगा। ही विल हैव द हाउस रिपेयर्ड यानी वह घर की मरम्मत करवाएगा। इसी तरह से ही विल गेट द हाउस रिपेयर्ड यानी वह घर की मरम्मत करवाएगा। ही विल गेट द हाउस रिपेयर्ड वह घर की मरम्मत करवाएगा। तो यह भी क्या हो गया? यह भी एक पॉजिटिव यूज हो गया। नोट ए, हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस नोट के विषय में देखिए क्या कहा गया है, ये एक स्ट्रक्चर है ए, हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इन दिस कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये इसका मतलब है। तो इस स्ट्रक्चर में यानी इस कंस्ट्रक्शन में द सब्जेक्ट एक्ट्स एज अ कॉज, ये जो सब्जेक्ट है जैसे आई हैड माई हेयर कट में जो सब्जेक्ट है वो आई है, ही विल हैव द हाउस रिपेयर्ड में सब्जेक्ट क्या है? ही है।
तो ये मैंने अभी जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे लेसन को, तभी मैंने कहा था कि सब्जेक्ट इसमें कारण बनता है। तो सब्जेक्ट एक्ट्स एज अ कॉज, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर एक कारण के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट एक एक्चुअल सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता। यानी कारण बनता है, किस कोई जो काम हुआ है उसके पीछे का कारण सब्जेक्ट बनता है, नॉट एज अ डूअर। ये एक डूअर के रूप में काम नहीं करता है, डूअर मतलब काम करने वाले के रूप में, यानी एजेंट के रूप में काम नहीं करता है, ये सिर्फ एक कॉज के रूप में काम करता है। सो द वर्ब इज कॉल्ड कॉजेटिव। इसलिए चूंकि सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब आती है, इसलिए इस वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। बट परंतु बाई प्लस डूअर इज नॉट मेंशन्ड, क्यों? लेकिन फिर भी इसमें बाई डूअर नहीं मेंशन किया जाता है, यानी बाई डूअर नहीं कहा जाता है इसमें कहीं भी, नॉट मेंशन्ड। क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज इट इज ऑब्वियस इनफ टू बी इन्फर्ड, यानी कि इन्फर्ड मतलब समझने के लिए अपने आप ही स्पष्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं बाल कटवाता हूँ, तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, इसमें अपने आप समझा जा सकता है कि बाल काटने वाला कौन है, नाई है। तो हम हिंदी में भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसमें हम कभी भी जो वास्तविक डूअर है, डूअर न लगा करके हम यही कहते हैं मैं बाल कटवाता हूँ, यानी या मैं बाल कटवा रहा हूँ या मैं बाल कटवाऊंगा। तो इसमें हम कभी भी बार्बर या नाई इस तरह से हम कोई बात नहीं कहते हैं। सिर्फ हम जो है किसने कटवाए, मैंने कटवाए, तो यानी इसमें कारण, काटने के पीछे का कारण कौन है, सब्जेक्ट है, मैं। तो इसलिए हम जो पॉजिटिव सब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी जो एक मतलब कारण की तरह काम करता है, हम उसी का नाम लेते हैं। कॉज की तरह जो काम करता है उसका नाम लेते हैं, हम वास्तविक डूअर का नाम नहीं लेते। और इसलिए हम बाई करके और असली डूअर का हम कभी भी नाम नहीं लेते, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में उसकी ज़रूरत नहीं होती है और हम उसके विषय में बात नहीं भी करना चाहते हैं, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर मैरी हैड हर हेयर डन, मैरी हैड हर हेयर डन। तो यहाँ मतलब मैरी ने अपने बाल करवाए, मतलब उनमें काम करवाया, कटवाए या बनवाए, कुछ भी करवाया। तो इसका मतलब है बाई अ हेयर ड्रेसर ही उसने करवाया होगा। तो ये अपने आप बात समझी जाती है, बाई अ हेयर ड्रेसर, ये बात अपने आप समझी जाती है। इसलिए यहाँ बाई अ हेयर ड्रेसर हम हेयर डन बाई अ हेयर ड्रेसर नहीं कहते हैं, ये अपने आप बात समझी जाती है। और हिंदी क्या है, मैरी हैड हर हेयर डन, मतलब मैरी ने अपने बाल करवाए, बंधवाए, कटवाए, जो भी कुछ किया, तो वो मैरी ने अपने बालों के साथ कुछ करवाया। कहाँ करवाया? हेयर ड्रेसर से करवाया। लेकिन हेयर ड्रेसर का नाम, क्योंकि और तो कोई हलवाई तो करेगा नहीं इस काम को, इसलिए वो अपने आप समझा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैंने अपने स्कूटर की मरम्मत करवाई, तो आई हैड माई स्कूटर रिपेयर्ड। तो अब सीधी सी बात है, इसको ये डॉक्टर तो करेगा नहीं, अगर मैंने मरम्मत करवाई तो कोई ना कोई मैकेनिक ही करेगा। तो इसलिए बाई मैकेनिक हम कभी भी नहीं कहते। मैंने कहता हूँ मैंने अपने दोस्त को स्कूल में पिटवाया, तो स्कूल में पिटवाया मतलब टीचर ही पीटेंगे, या टीचर के ही द्वारा पिटवाया होगा, या 4 बच्चे इकट्ठे करके पिटवाया होगा। तो ये अपने आप समझी जाने वाली बात है, इसलिए हम यहाँ भी बाई टीचर या बाई फ्रेंड्स या बाई बॉयज हम नहीं कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज देयर, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल कांट बी चेंजेस into have plus past participle plus object, because the meaning will then change altogether। यहाँ पे have प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ कांट बी चेंजेस की जगह यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, कांट बी चेंज्ड होगा, ये किसी वजह से गलती हो गई है, कांट बी चेंज्ड ये हो जाएगा। तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल कांट बी चेंज्ड इनटू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में देखिए कहना क्या चाहते हैं, इसमें कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर कर्सर पर देखते हैव के बाद या ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आई है, तो ये तो उल्टी गंगा बहने लगी यहाँ पर कि हैव उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म। यूजुअली होता क्या है, ही हैज़ ईटन फूड, यानी हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये उल्टी गंगा यहाँ हम क्यों बहा रहे हैं, इसको हम हैज़ हैव लिखकर और उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखकर और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर हम ये सीधी गंगा क्यों नहीं बहा देते।
तो इसलिए नहीं बातें यह सीधी गंगा, क्योंकि अगर सीधी गंगा पाएंगे तो ये उल्टी गंगा हो जाएगी, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी जो अर्थ देने के लिए हमने हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर तैयार किया है, उस अर्थ से हम बहुत दूर चले जाएंगे और ये सीधा सा परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम कहेंगे मैरी हैड हर हेयर डन, ये देखिए मैरी हैड हर हेयर डन, अगर हम ये कहेंगे इसका मतलब हुआ हेयर डन बाय समवन एल्स। मैरी हैड हर हेयर डन मतलब हेयर डन बाय समवन एल्स, यानी ये क्या हमने फॉलो किया, यहाँ हमने फॉलो किया हैड प्लस ऑब्जेक्ट आया हेयर और उसके बाद डन आया, तो यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इस पर काम किया, मैरी ने खुद काम इस पर नहीं किया। लेकिन अगर हम कहते हैं मैरी हैड डन हर हेयर, तो इसका मतलब हुआ कि मैरी ने अपने बालों पर खुद काम किया, उसने अपने बाल खुद बनाए, तो खुद बना चुकी थी, तब ये परफेक्ट टेंस का सेंस हो जाएगा। और अगर हम हैड हर हेयर डन कहेंगे तो इसका मतलब है मैरी ने कॉज या कारण के रूप में काम किया, लेकिन वह काम किसी दूसरे से उसने कराया, यानी उसने अपने बाल किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे मतलब प्रोफेशनल से उसने अपने बाल बनवाए। तो यह एक का अर्थ हो गया, पहले सेंटेंस का अर्थ हो गया कि मैरी ने अपने बाल बनवाए, और दूसरे का अर्थ हो गया कि मैरी ने अपने बाल खुद ही बनाए। तो इसलिए यह एकदम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम मतलब चालाकी से हम इसको ये कह करके करें ये सही ऑर्डर होता है, और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर यहाँ पर पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको क्रिएट ना करें। पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए हमेशा हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ही होता है, यह ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट हमारा आता है हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए अभी हम क्या कह रहे थे, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो था ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बताया था, जिस पर वर्ब का जो ये जो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल होती है, इस यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट इस पर ऑब्जेक्ट पर आता है, तब हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी थर्ड फॉर्म का रिजल्ट सीधा किसको कौन रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, तब उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में हैव के बाद ये ऑब्जेक्ट तो आना है, लेकिन यहाँ कौन सा आना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आना है, बल्कि डूअर आना है। डूअर का मतलब क्या होता है, जिस किसी के द्वारा भी काम किया जाता है। यानी यहाँ पर जो ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन था, यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही थी, और यहाँ क्या आ रही है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जानी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो भी एक्शन यानी जो भी वर्ब यहाँ लिखी जाएगी, इसका डूअर कौन होगा, यह होगा। देखिए मेरे कर्सर को कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जंप करके कर्सर यहाँ आ रहा है, इसका डूअर ये होगा। यानी यहाँ जो भी एक्शन लिखा जाएगा, यहाँ ईट अगर लिखा जाए तो इस ईट का एक्शन जो वास्तविक डूअर यानी करने वाला यानी खाने वाला कौन होगा, ये यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वो होगा। अगर यहाँ इस इन्फिनेटिव यानी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह यहाँ पर अगर सिंग आता है, तो इस सिंग का डूअर कौन होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, जो इसका डूअर ये होगा। यहाँ पर अगर रन लिखा जाता है, तो ये रन का एक्शन किसके द्वारा किया जाएगा, इस डूअर के द्वारा ही किया जाएगा। अगर यहाँ पर मतलब राइट लिखा जाता है, बेयर इन्फिनेटिव राइट की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये एक्शन करने वाला कौन होगा, ये डूअर होगा। ये बात समझने की है। तो यहाँ पर देखिए हैव के साथ यह डूअर आता है, यानी होता तो ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसकी फॉर्म में होता है, ये डूअर की फॉर्म में होता है। उसके बाद फिर ये बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में लिखते हैं। टू इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। तो ये स्ट्रक्चर भी किस सेंस में यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए दोनों के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ जो बी में स्ट्रक्चर आया है, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके ज्यादातर हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा वाता है, वाता है, वा रहा है, वाएगा, वा चुका है, इस तरह से आएगा। जैसे कि मैरी अपने बाल बनवाती है, मैरी हैज हर हेयर डन, और मैरी ने अपने बाल बनवाए थे तो मैरी हैड हर हेयर डन। मैरी अपने बाल बनवाएगी, मैरी विल हैव हर हेयर डन, इस तरह से होगा, यानी बनवाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट यानी डूअर होगा, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और इसके लास्ट में जो सेंटेंसेस होंगे
उनका अर्थ होगा आता है, आती है। जैसे वह मुझे हंसाता है, वह मुझे बिठाता है, वह मुझे दौड़ाता है। तो यहाँ ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, यानी वह मुझे मेरे सामने कुछ ऐसा करता है, वह मुझे रुलाता है या रुलाती है। तो यानी वह कुछ ऐसा करता है जिससे कि मैं रोने के लिए मजबूर हो जाता हूँ और मुझे रोना ही पड़ता है। बच्चे मुझे हंसाते हैं, बच्चे मुझे हंसाते हैं मतलब बच्चे कुछ न कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से मैं कितना भी सख्त क्यों ना हो लेकिन फिर भी मैं हंसने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये। तो ये जो बी में जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी को हायर करते हैं इस काम को करने के लिए। किसी से हम कहते हैं कि यह करो, लेकिन यहाँ पर हम कहते नहीं हैं। हम जो है कोई व्यक्ति कुछ करता है, उसके इम्प्रेशन में वो हमको किसी वजह से अपने किसी एक्शन से फोर्स करता है और यहाँ डूअर खुद करने लगता है उस काम को। जैसे आई हैड हिम क्लीन माई कार। आई हैड हिम क्लीन माई कार का मतलब है मैंने उससे अपनी कार साफ कराई, यानी मैंने उससे कहा और उसने कार साफ की, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैंने उससे कहा और उसने कार साफ की, तो आई हैड हिम क्लीन माई कार। आई हैड हिम क्लीन माई कार का मतलब यहाँ यह है आई फोर्स्ड हिम टू क्लीन माई कार, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या आई मेड हिम क्लीन माई कार। यहाँ देखिए हिम जो है वो वास्तविक डूअर है, यानी ये जो कार है ये ऑब्जेक्ट है, किसका है, क्लीन का, और ये क्लीन का एक्शन किसने किया, हिम ने किया, यानी कि ही ने किया है। लेकिन चूंकि क्या है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसलिए यहाँ हिम, ही के बजाय यहाँ हिम लिखा गया है। तो आई हैड हिम क्लीन माई कार, आई हैड हिम क्लीन माई कार मतलब आई मेड हिम क्लीन माई कार, या आई फोर्स्ड हिम। हैड या मेड या कुछ भी लगाए, दोनों का ही मतलब फोर्स्ड होता है। आई फोर्स्ड हिम क्लीन माई कार, यानी मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसने मेरी कार को साफ किया। मैंने उसको आदेश दिया, पैसे दिए, हायर किया, धमकी दी, कुछ भी किया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसने मेरी कार को साफ किया। या मैंने उससे कहा कि भाई कार साफ करो, उसने कार साफ की, मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन मेरे कहने पर या मेरे द्वारा फोर्स करने पर, यानी मैंने उससे कार साफ कराई। सेंटेंस ये होगा। इसमें जो बी वाला स्ट्रक्चर है इसमें कहते हैं वाया, लेकिन इसमें कहते हैं आया, आई, आए, आते हैं। He had a mason repair his house. He had a mason repair his house का मतलब हुआ he made a mason repair his house, यानी he forced a mason repair his house, यानी उसने, mason मतलब मिस्त्री से अपने घर की क्या कराया, रिपेयर कराई, अपने घर की मरम्मत। had a mason repair मतलब मरम्मत करना। तो he had a mason repair his house मतलब उसने अपने घर की मरम्मत मिस्त्री से कराई। तो ही हैड अ मैसन रिपेयर हिज हाउस हो जाएगा इस तरह से यह सेंटेंस। यहाँ नोट एम्फेटिक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स इज इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड विद डू। अगर एम्फेटिक बनाना है, नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है इनको, तो ये जो इसके जो पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड विद डू। जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, तो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। एंड दे डू हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्फेटिक। किसकी मदद से बना, डू की मदद से। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी वर्ब पर विशेष प्रभाव छोड़ना या किसी वर्ब पर विशेष फोर्स देना, दैट इज एम्फेटिक। तो यहाँ पर डू लगा करके हम किसी सेंटेंस को एम्फेटिक बना सकते हैं और हम उसको नेगेटिव बना सकते हैं और हम उसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो जिस तरह से हमने डू लगा करके इसको एम्फेटिक बनाया है, उसी तरह से डू लगा करके हम इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसको हिंदी में कहेंगे दे डू हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, यानी वो फ्लोर साफ कराते हैं रोजाना, या वे फ्लोर साफ कराते तो हैं, यह सेंस इसका एम्फेटिक सेंटेंस का आएगा। दे डोंट हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे मतलब वे रोजाना, दे डोंट हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, वे रोजाना मतलब साफ नहीं कराते हैं, तो ये डोंट से इसका नेगेटिव, यानी ये जो हैव को जो पॉजिटिव वे में जो हम यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में यूज करने के अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या एम्फेटिक बनाएंगे तो वो डू और डज की मदद से बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि हैव दे
फ्लोर स्वेप्ट एवरीडे, इस तरह से नहीं होगा। यह इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग है। डू दे हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे हैव दे फ्लोर स्वेप्ट, ऐसे नहीं बनाएंगे, बिकॉज ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे तो डू को डिड हो जाएगा, और अगर पास्ट के अलावा अगर हम इसको किसी दूसरे सेंटेंस में कहते हैं तो हो जाएगा हैव दे हैड द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे। तो मतलब ये प्रेजेंट के परफेक्ट में जाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव मतलब सब्जेक्ट प्लस, आप सपोज करिए मैं इस सेंटेंस को हम यहाँ पर लेते हैं कि ये हमने कहा दे हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, तो दे हैव द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे क्या है, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। अगर इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में कहना होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कहा जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में कहा जाएगा दे हैव हैड द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे। तब यहाँ हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, दूसरा यहाँ हैड आएगा वो मेन वर्ब की तरह हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा दे हैव हैड द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा तब उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैव दे हैड द फ्लोर स्वेप्ट एवरी डे, तब इस तरह से बनेगा वो। तो इसलिए यहाँ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस, इसलिए यहाँ डू से बनाने के लिए कहा गया है कि इसका एम्फेटिक तो हमेशा डू से ही बनेगा, और एम्फेटिक हमेशा प्रेजेंट में ही बनता है, कभी भी मतलब परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं बनता है। तो एम्फेटिक तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा और डू से ही बनेगा। लेकिन अगर बाकी ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डू से तभी बनेंगे जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। अदरवाइज इनका टेंस चेंज है तो इनकी ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज हो जाएगी। दिस आई मीन टू से, ये बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, राइट। इसके बाद हैव प्लस, ये मैंने यहाँ पर आपको ले आया था, अब मैं वापस चलता हूँ। हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल is also used in informal style to express an unpleasant experience or misfortune। देखिए इस सेंटेंस में ये हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने अभी बताया था कि वाता है, वाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बनाते हैं, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि हम किसी से कहते हैं कि ये काम करो। जैसे नाई के पास गए, हमने कहा कि भाई बाल काट दो, उसने हमारे बाल काट दिए तो हमने उसको हायर किया। मैकेनिक से कहा आप हमारी मोटरसाइकिल की रिपेयर कर दीजिए, तो हमने उसको हायर किया, मोटरसाइकिल को रिपेयर करने के लिए हमने उसको हायर किया। इसी तरह से हमने किसी से कहा कि आप हमारा घर बना दो, मिस्त्री से कहा तो उसने हमारा घर बना दी, तो हमने किसी को हायर किया। फिर ये काम करने के बाद हम कहते हैं कि हमने बाल कटवाए, मोटरसाइकिल ठीक करवाई, या फिर हमने मकान बनवाया, तो हम उसमें एक पॉजिटिव सब्जेक्ट बन करके यानी एक हम कारण बन करके हम उस सेंटेंस को कहते हैं। हम उसमें मैकेनिक, बार्बर या फिर मैसन का नाम हम नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से इस यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि इस तरह से हम किसी को हायर करते हैं, लेकिन इसी स्ट्रक्चर का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस में भी करते हैं जिनमें हमारे साथ कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस यानी कुछ हमारे साथ बुरा घटित हो गया हो या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, उस दुर्घटना को भी हम इस तरह से कई बार हम ऐसे यूज़ करते हैं और ऐसे कहते हैं। जैसे लक्ष्मीज पर्स वॉज स्टोलन, यानी ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, यानी लक्ष्मी का पर्स चोरी कर लिया गया, वास्तव में ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम कई बार कैसे कहते हैं, ये एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया या एक मिसफॉर्चून हो गया कि लक्ष्मी का पर्स चुरा लिया गया, तो एक मिसफॉर्चून हो गया या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया। तो इसको हम कई बार या तो मजाक में या उसको हम कुछ ऐसा कहने के लिए कि मतलब उसकी मतलब चोर की हमको जो भी है जिसने भी वो चुराया उसकी हमको आइडेंटिटी नहीं है, या इस की वजह से हम इसकी जगह यानी लक्ष्मी इज पर्स वॉज स्टोलन, इसकी जगह पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लक्ष्मी हैड हर पर्स स्टोलन। तो इसको हम थोड़ा सा घुमा करके इस सेंटेंस को कहते हैं कि लक्ष्मी हैड हर पर्स स्टोलन, यानी लक्ष्मी ने अपना पर्स चुरवा लिया। तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये अब लक्ष्मी ने किसी को हायर तो किया नहीं अपना पर्स चोरी करने के लिए, ना किसी ने कहा
कि हमारा पर्स ले जाओ, या लक्ष्मी ने कहा किसी से कि हमारा पर्स ले जाओ, लेकिन ये इस तरह का मतलब स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे लक्ष्मी, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी इतनी केयरलेस थी कि उसने अपनी केयरलेसनेस इतनी दिखाई, यानी इतनी उसने अपनी लापरवाही दिखाई कि उसका पर्स चोरी हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस कहने के लिए भी हम मतलब ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं लक्ष्मी हैड हर पर्स स्टोलन, जबकि वास्तव में वो पर्स तो किसी के द्वारा चुरा लिया गया। लक्ष्मी पर्स वॉज स्टोलन, सेंटेंस तो ये है। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कहते हैं, अगर मेरी बात समझ में आता है तो कई बार हम ये कहते हैं कि किसी की टांग टूट गई और हम घर पर आए, हमारे भाई बहन की के ही साथ ये कोई घटना हो गई, तो हम घर पर आकर ये कहने के बजाय कि इनकी टांग टूट गई है, हम ये कहते हैं इन्होंने अपनी टांग तुड़वा ली। इसी तरह से किसी की मोटरसाइकिल चली गई है और कोई मार्केट में खो गई है, हम घर आते हैं, हमारे दोस्त मिलकर हम कहते हैं इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल चुरवा ली। तो उस बात से हम ये कहना चाहते हैं कि वो इतने केयरलेस थे और ये तब तक बात करते या तब तक ही लापरवाह रहे जब तक कि इनकी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हो गई। तो उस सेंस के लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो बाई प्लस एजेंट डूअर इज नॉट यूज्ड हियर बिकॉज हिज आइडेंटिटी इज नाइदर नोन और नॉर इम्पॉर्टेंट। यहाँ जो है बाई प्लस एजेंट का नाम हम नहीं लेते हैं। जैसे लक्ष्मी हैड हर पर्स स्टोलन, लक्ष्मी ने अपना पर्स चुरवा लिया, तो किसी चोर ने ही चुराया होगा, लेकिन उसकी न तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी और ना ही ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्स चोरी चला गया ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के लक्ष्मी पर्स वॉज स्टोलन ये पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम ऐसे ना कह करके कई बार लक्ष्मी हैड हर पर्स स्टोलन यानी लक्ष्मी ने अपना पर्स चुरवा लिया, इस तरह के स्ट्रक्चर से हम इस तरह के सेंटेंसेस को कई बार कहते हैं। यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि नोट इन द पैसिव कंस्ट्रक्शन द सब्जेक्ट सफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। इन द पैसिव कंस्ट्रक्शन जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव में लिखते हैं तब उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन ऑफ समवन एल्स। उसमें मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है या सब्जेक्ट को जो भी परेशानी होती है, वो जो भी कुछ होता है सब्जेक्ट को जो भी कुछ झेलना पड़ता है वह एक्शन उस एक्शन के परिणाम स्वरूप झेलता है जो किसी दूसरे व्यक्ति ने किया था। जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है और उसके एक्शन का परिणाम रिजल्ट पर आता है, जैसे मैंने कहा मनी वॉज स्टोलन, मनी वॉज स्टोलन, तो यहाँ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है, मनी है, तो मनी पर किसका असर आया, स्टील यानी स्टोलन यानी स्टील चुराने का असर आया, लेकिन वो चुराने का काम किसने किया, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट ने किया, ठीक है, किसी और के द्वारा वो काम किया गया है ना, जिसको कि उसने खुद नहीं मतलब एम्प्लॉय किया था, यानी मनी ने नहीं कहा था कि तुम हमको चुरा ले जाओ। जैसे ही वॉज कॉट, मतलब थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस, तो इसका मतलब ये है कि जब थीफ पकड़ा गया तो किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, तो थीफ ने तो उसको नौकरी पर रखा नहीं था कि तुम हमको पकड़ने आना। तो इसका मतलब हुआ है कि सब्जेक्ट पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर वर्ब का जो भी प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है उसका प्रभाव उस एक्शन के वह एक्शन उस व्यक्ति के द्वारा होता है जिसको मेन यानी कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जो है उसने उसको नहीं रखा होता है। जिस तरह से चोर ने पुलिस को तो नहीं रखा कि तुम आओ हमको पकड़ करके ले जाओ, लेकिन नॉट एम्प्लॉयड बाय इट इन द पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन, लेकिन पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द सब्जेक्ट सफर्स, यानी सब्जेक्ट जो भी प्रताड़ित होता है या जो भी उसको फेस करता है, जो भी समस्या आती है, एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, वह एक ऐसे एक्शन के परिणाम को वह भुगतता है या ऐसे एक्शन के परिणाम को वह सामना करता है या उसको भोगता है जिस एक्शन को करने के लिए उसने किसी को खुद ही हायर किया था। जैसे मैंने कहा एक्शन ऑफ समवन एल्स प्रिज्यूमेबली एम्प्लॉयड और अलाउड टू डू समथिंग फॉर इट, मतलब जो पॉजिटिव सेंस होता है, पॉजिटिव सेंस में सब्जेक्ट के ऊपर जो भी वर्ब का प्रभाव पड़ता है
वह प्रभाव या वह एक्शन उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होता है जिसको सब्जेक्ट ने हायर किया था। जैसे मैंने नाई से कहा कि मेरे बाल काट दो, तो नाई को हायर किसने किया? मैंने किया। और नाई ने क्या किया? बाल काट दिए। तो बाल काटने का असर किस पर पड़ा? मेरे पर ही पड़ा, यानी मेरे ही तो बाल कटे। तो इसको नाई को रखा किसने? मैंने रखा। इसी तरह से मैंने मिस्त्री से कहा मेरा घर बना दो, तो मेरा घर बना दिया। तो घर बनाने का जो प्रभाव पड़ा वो किसके द्वारा, किसका एक्शन हुआ? मिस्त्री का एक्शन हुआ। लेकिन उस मिस्त्री को रखा किसने था? मैंने ही रखा था। तो जो हम पॉजिटिव सेंस में जो सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह ऐसे एक्शन का पड़ता है जिस एक्शन का डूअर हमारे ही द्वारा अपॉइंट किया गया था। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर ऐसे एक्शन का प्रभाव पड़ता है जिस एक्शन का डूअर कोई और था और उसको जो है सब्जेक्ट ने कहीं हायर नहीं किया था। जैसे मैंने चोर का एग्जाम्पल आपको दिया कि उसने पुलिस को नहीं रखा था कि तुम मुझे पकड़ ले जाओ, लेकिन फिर भी वो आ गए पकड़ने। इस फिफ्थ पॉइंट इज हैड बेटर प्लस बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड टू गिव एडवाइस। यानी हैड बेटर के साथ अगर हम फर्स्ट फॉर्म लगा करके बात करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव विदाउट टू का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यदि हम हैड बेटर के साथ, फिफ्थ पॉइंट पे देखिए, हैड बेटर के साथ यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा करके बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं। इज यूज्ड टू गिव एडवाइस मीन्स हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, उसका यह मतलब होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी इल, आप बहुत बीमार हैं। यू हैड बेटर स्टे इन बेड, मतलब तुम्हें बेड में आराम करना चाहिए या तुम बेड में आराम करो, बेड में रुको और बेड में आराम करो। ये अच्छा हुआ। यू हैड बेटर मतलब अच्छा होता कि तुम आराम करते, तो ये एक तरह की सलाह हो गई। यू हैड बेटर स्टे इन बेड मीन्स अच्छा हो कि तुम बेड पर बैठ करके बेड में रुक करके आराम करो, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से शी इज वेरी थिन, वह बहुत दुबली पतली है। शी हैड बेटर ईट वेल, यानी अच्छा हो कि वह अच्छी तरह से खाना खाए या ठीक प्रकार से वह खाना खाए। शी हैड बेटर ईट वेल। तो इसलिए इसके माध्यम से हम हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसके माध्यम से हम किसी को सलाह देने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नोटिस दैट नॉट कम्स आफ्टर बेटर। इस स्ट्रक्चर में हमें यह नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो नॉट है, अगर हमें कभी नॉट लगाना पड़े तो वो नॉट बेटर के बाद आएगा। यू हैड बेटर नॉट स्मोक, यानी अच्छा हो कि तुम स्मोक ना करो, यानी यू हैड नॉट बेटर स्मोक नहीं कहना चाहिए। नॉट यू हैड नॉट बेटर स्मोक, यानी यू हैड नॉट बेटर स्मोक नहीं कहना चाहिए, बल्कि यू हैड बेटर नॉट स्मोक इस तरह से कहना चाहिए। यानी नॉट को बेटर से पहले नहीं बल्कि बेटर के बाद लगाना चाहिए। दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। तो अच्छा हो कि तुम स्मोक ना करो, इसका मीनिंग तो ये है, लेकिन बेटर के बाद नॉट आएगा। सिक्स्थ पॉइंट इज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव मीन्स वांट, विश, लाइक। ये लगभग वही अभी जो हमने सेंटेंस जिस तरह से डिस्कस किया था, जिसमें हम किसी से कहते हैं कि हम तुमसे काम कराएंगे, हम तुमसे काम कराते हैं, ये वही स्ट्रक्चर है। इसमें हम यह कहते हैं हैव के बाद हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी कौन सा होता है? ये डूअर होता है। डूअर के बाद ही हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। अगर यहाँ बेयर इन्फिनेटिव आ रहा है और यहाँ पर हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर इसका मतलब है ये असली डूअर है। असली डूअर है मतलब ये मेक के सेंस में काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो ये यहाँ इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है, अगर इस स्ट्रक्चर में हैव ऑब्जेक्ट बेयर इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ तो इसका मतलब हो जाता है सब्जेक्ट जो भी है वह वांट, विश और लाइक करता है। यानी हैव का मतलब यह वांट, विश और लाइक हो जाता है। ये जो हैव है यहाँ, इस हैव का मतलब वांट, विश, लाइक हो जाता है, या फिर इसका मीनिंग आप मेक भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, आई विल हैव यू डू द वर्क क्विकली। तो आई विल हैव यू डू द वर्क क्विकली का मतलब है आई वांट यू टू डू द वर्क क्विकली, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम काम जल्दी से करो। तो आई विल हैव यू डू द वर्क क्विकली का मतलब यह हो जाता है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, आई वुड
वुड यू हैव मी बिलीव यू, वुड यू हैव मी बिलीव यू मतलब डू यू वॉन्ट मी टू बिलीव यू। तो यहाँ हैव का मतलब क्या है, हैव का मतलब वॉन्ट हो गया। वुड यू हैव मी बिलीव यू मीन्स डू यू वॉन्ट मी टू बिलीव यू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भरोसा करूं, सो डू यू वॉन्ट मी टू बिलीव यू। तो इस तरह से इस हैव का मतलब वॉट, वॉन्ट, विश और लाइक भी हो जाता है। दिस इज द सिक्स्थ स्ट्रक्चर। देन सेवंथ स्ट्रक्चर में आते हैं, तो इन सेवंथ स्ट्रक्चर यू विल सी दैट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स टू अलाउ। यानी अगर हम कहते हैं हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है पार्टिसिपल मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो अगर हम कहते हैं आई कांट हैव यू शाउटिंग, तो आई कांट हैव यू शाउटिंग का मतलब है आई कांट अलाउ यू टू शाउट। I can't have you shouting here. I can't have you shouting means I can't allow you to shout. I can't allow you to shout means मैं तुम्हें चिल्लाने की अनुमति नहीं दे सकता। तो यहाँ पर क्या है, have के साथ you मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, डूअर आ गया, और डूअर के बाद शाउटिंग, शाउटिंग क्या है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह काम करती है तब हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं। जब यह नाउन की तरह काम करती है तब हम इसको जेरंड कहते हैं। और जेरंड होता है वास्तव में इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड का जीरंड नहीं होता है, हालांकि हम बचपन से उसको जीरंड जीरंड कहते रहते हैं। आई वॉन्ट हैव दम यूज अनफेयर मीन्स, आई वॉन्ट हैव दम यूज अनफेयर मीन्स का मतलब हुआ आई कांट अलाउ दम टू यूज अनफेयर मीन्स, यानी मैं उनको अनफेयर यूज मीन्स यूज नहीं करने दे सकता हूँ। तो आई कांट हैव दम यूजिंग अनफेयर मीन्स हो जाएगा यहाँ यूजिंग। I can't have them using unfair means I can't allow them to use unfair means यहाँ पर ये हो जाएगा। तो I won't have them using unfair means यहाँ पर इस तरह से बोलेंगे, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हैव का जो मतलब है, हैव का मतलब क्या हो गया, या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब हो गया अलाउ टू डू समथिंग। आई कांट हैव यू शाउटिंग हियर मीन्स आई कांट अलाउ यू मीन्स आई कांट परमिट यू टू शाउट हियर, मैं तुम्हें यहाँ शाउट करने की, चिल्लाने की अनुमति नहीं दे सकता। आई वॉन्ट हैव दैम यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी मैं उनको, आई कांट अलाउ दैम टू यूज अनफेयर मीन्स, यानी मैं उनको अनफेयर मीन्स यूज करने की अनुमति नहीं दे सकता। तो आई वॉन्ट हैव दैम यूजिंग अनफेयर मीन्स हो गया। 8th पॉइंट इज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। एक्सप्रेसेस कॉज एज वेल, यानी ये भी कॉज को एक्सप्रेस करती है। कॉज मतलब कारण को एक्सप्रेस करती है। जैसे प्लीज वेट, आई विल हैव इट डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। तो यही जो अभी हमने डिस्कस किया है कि मतलब अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं सेंटेंसेस, ये वही सेंटेंस है। आई विल हैव इट डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स मतलब ये मैं 10 मिनट में डिलीवर करवा दूंगा। मतलब आई विल गेट इट डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में ये डिलीवर्ड करवा दूंगा। ऊपर जो सेंटेंसेस थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थे, एंड ये जो सेंटेंसेस हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। मैंने वहाँ कहा भी था कि अगर यहाँ टेंस बदल जाएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब दूसरी लग जाएगी। तो वहाँ आई हैव इट डिलीवर्ड कहेंगे तो आई गेट इट डिलीवर्ड हो जाएगा, और अगर उसके साथ विल लगा देंगे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। आई विल हैव इट डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स, यानी मैं 10 मिनट में इसको डिलीवर करवा दूंगा। तो ये वही सेंटेंस है। जैसे मैरी हैड हर हेयर डन, यानी मैरी ने अपने बाल कटवाए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था। 9th पॉइंट इज हैव टू बी और हैड टू बी can be used to express deduction or assumption about a person, object or action. It has the same meaning as must be. यानी कि have to be और had to be का मीनिंग किसमें हम यूज करते हैं, must be के अर्थ में भी यूज करते हैं। और must be का मतलब है किसी certainly और certainty के यूज में हम, यानी कोई चीज certainly होगी, कोई काम certainly होगा, इस अर्थ में हम मस्ट बी का यूज करते हैं। डिडक्शन और असम्पशन का मतलब क्या है, डिडक्शन और असम्पशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई गैस करना,
मतलब अनुमान लगाना, कोई संभावित अनुमान, ऐसा कोई संभावित अनुमान लगाना जिसमें हम ये कहें कि हम ये है तो अनुमान, लेकिन ये अनुमान ही सही है। यह है तो मेरा अनुमान, लेकिन ये मेरा अनुमान ही सही है। इस तरह से जैसे मैं अभी कहूँ कि मेरी बात सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक भी बच्चा बिना ध्यान या बिना मन के नहीं सुन रहा होगा, या एक भी स्टूडेंट बिना ध्यान या बिना मन के ऊपरी मन से नहीं सुन रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब बेशक आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मन लगा करके सुन रहे हैं। तो दिस इज, ये क्या, यही मेरा डिडक्शन और असम्पशन है। तो इस तरह के डिडक्शन और असम्पशन के लिए हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। तो इसी सेंस को कहने के लिए हम हैव टू बी और हैड टू बी का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस एनिमल हैज़ गॉट 2 टस्क्स, यानी इस जानवर के 2 बाहरी दांत हैं। टस्क्स मीन्स वे दांत जो मुंह से बाहर निकले होते हैं, जैसे हाथियों के 2 दांत मुंह से बाहर निकले होते हैं, इसको हम टस्क्स कहते हैं। तो दिस एनिमल हैज़ गॉट 2 टस्क्स, इस एनिमल के 2 बाहरी दांत निकले हुए हैं। इट हैज़ टू बी एन एलिफेंट, यह जरूर ही, अब ये क्या है, इट हैज़ टू बी एन एलिफेंट, ये एक असम्पशन है कि 2 दांत निकले हुए हैं, इसका मतलब ये तो हाथियों के निकले हुए होते हैं, इसका मतलब है इट हैज़ टू बी एन एलिफेंट, यानी यह जानवर कोई हाथी ही है। अब चाहे वह घोड़ा हो, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि घोड़ों के 2 दांत बाहर नहीं निकले होते हैं, 2 दांत इतने बड़े बड़े लंबे लंबे दांत सिर्फ हाथियों के ही निकले हुए होते हैं, तो इसलिए मेरे अनुमान और मेरे विश्वास के मुताबिक यह घोड़ा ही है, सॉरी एलिफेंट ही है, हाथी ही है। क्योंकि यह अनुमान में इसलिए कह रहा हूँ, सपोज करें अब मैंने हाथी कभी देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है हाथी किताबों में कि उसके 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन आज किसी वजह से वह मेरे सामने आ गया। इस उदाहरण के मुताबिक ऐसा कोई सीन बन गया कि मुझे जंगल से निकलना पड़ा, या कहीं मैं बाहर रोड से जा रहा था तो वहाँ पर कहीं कोई खड़ा हुआ था हाथी, तो मैंने देखा कि इसके 2 दांत बाहर निकले हुए, तो मैंने आइडिया, मुझे पता तो है नहीं, तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि इसके 2 दांत बाहर निकले हुए हैं, तो यह जरूर ही हाथी ही होगा। सामने खड़े होने पर भी हम होगा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है, अगर श्योर होंगे तो कहेंगे ये हाथी ही है। तो इसलिए हम अपनी श्योरिटी करने के लिए हम यहाँ इट हैज़ टू बी एन एलिफेंट, यानी यह हाथी ही होगा, यह अनुमान लगाने के लिए इसी का अर्थ होता है इट मस्ट बी एन एलिफेंट, यानी मेरे अनुमान के मुताबिक इसको एलिफेंट ही होना चाहिए, यानी यह एलिफेंट ही होगा। इस तरह से हम इससे हैव टू बी और हैड टू बी से हम, हैड टू बी से हम पास्ट का अनुमान लगाते हैं और हैव टू बी से हम प्रेजेंट का अनुमान लगाते हैं। अगर हमने कहा इट हैज़ टू बी एन एलिफेंट, इसका मतलब हाथी हमारे सामने है, ठीक है। एंड इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम हैड टू बी पर आएंगे। और हैड टू बी देखिए, थर्ड एग्जांपल में हैड टू बी है, तो ये मैं फिर यहाँ डिस्कस करेंगे। दे आर इन द स्विमिंग पूल, यानी वे लोग जो हैं वे स्विमिंग पूल में हैं। अब चूंकि स्विमिंग पूल में है तो इसका मतलब है कि वे स्विमर्स, यानी कि तैराक या तैरने वाले ही हैं। तो दे हैव टू बी स्विमर्स, यानी वे स्विमिंग पूल में हैं तो वे जरूर ही स्विमर्स हैं, यानी जरूर ही वे तैराक हैं या जरूरी वे तैराक होंगे। यानी बिना, जिसको तैरना नहीं आता वो तो स्विमिंग पूल में जा ही नहीं सकता, तो जरूर ही वे, और वे स्विमिंग पूल में हैं तो जरूर ही वे अच्छे तैराक होंगे। यही बात, ये एक अनुमान लगाया जाता है। तो दे मस्ट बी, दे हैव टू बी स्विमर्स, दे हैव टू बी स्विमर्स का मतलब क्या हुआ, दे मस्ट बी स्विमर्स, यानी जरूरी वे तैराक होंगे। इसी तरह मैंने कहा कि प्रेजेंट टाइम में सामने कोई चीज़ है तो हैव टू बी यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट में है यानी हम अनुमान तो लगा रहे हैं, हमने कोई चीज़ देखी थी और उसके विषय में अब हम जो है बाद में किसी से कह रहे हैं, बता रहे हैं, या बाद में उसको डिस्क्राइब करते हुए हम अनुमान लगा रहे हैं, तब जो है वह घटना पास्ट की हो जाएगी। तो पास्ट की घटना के लिए हैड टू बी यूज किया जाएगा। एज दे कैरीड गन्स एंड वर वेयरिंग ब्लैक मास्क, वे उनके पास गन भी थी, गन लाए हुए थे, एंड वर वेयरिंग ब्लैक मास्क, और वे काले मास्क भी पहने हुए थे। दे हैड टू बी रॉबर्स,
दे हैड टू बी रॉबर्स मतलब वे जरूर ही चोर रहे होंगे, यानी वे जरूर ही चोर थे, जरूरी वे चोर रहे होंगे मतलब जरूरी वे चोर थे पास्ट में। तो दे मस्ट हैव बीन रॉबर्स यानी जरूरी वे चोर रहे होंगे, अर्थात जरूर ही वे चोर थे। तो पास्ट के लिए हम हैड टू बी लगाते हैं और प्रेजेंट के लिए हम हैव टू बी लगाते हैं। जब कोई चीज़ हमारे सामने है तो वह प्रेजेंट है, और हमसे दूर है, वो घटित हो चुकी है या हमारे सामने से जा चुकी है, अब हम सिर्फ उसको अपने दिमाग में कल्पना में याद करते हुए हम कोई अनुमान लगा रहे हैं, तब वह चीज़ हमारे लिए पास्ट की हो जाती है। तो जरूरी वे चोर रहे होंगे हम या तब इसके साथ कहेंगे। नोट हैव टू बी और हैड टू बी, यहाँ पर देखिए नोट हम पढ़ रहे हैं, नोट हैव टू बी और हैड टू बी एक्सप्रेसिंग डिडक्शन। असम्पशन इज एन अमेरिकन यूसेज, ये जो है एक अमेरिकन यूसेज है, बट इट इज कैचिंग ऑन फास्ट, लेकिन यह बहुत तेजी से हर जगह फैल रहा है, यानी सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं। ब्रिटिश यूसेज प्रेफर्स मस्ट बी और मस्ट हैव बीन, यानी ब्रिटिश यूसेज में मस्ट बी और मस्ट हैव बीन ही यूज किया जाता है। दिस इज द नोटिसेबल पॉइंट हियर। And the next point or 10th point is have to be, sorry, not have to be, have to have. Have to have can be used to express obligation or necessity in the present, so it has the same meaning as must have. यानी have to have को भी हम यूज कर सकते हैं। have to have can be used to express obligation और नेसेसिटी, यानी कि कोई आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी आभार को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव टू हैव यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंट टाइम में। तो इसका भी इसलिए सो इट हैज़ द सेम मीनिंग एज मस्ट हैव। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए और मस्ट हैव अगर मैं कहीं कहता हूँ तो उस मस्ट हैव की जगह पर मैं हैव टू हैव कह सकता हूँ। जैसे वी हैव टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये हमारे लिए, अगर मैंने कहा फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ रहा हूँ, वी हैव टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू हैव, यानी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। तो उसको हम कहते हैं वी हैव टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वी मस्ट हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, जरूर जरूर होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब हमारे पास है नहीं, तभी तो हम कहेंगे, जब हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी तभी तो हम कहेंगे वी हैव टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए नाउ शी हैज टू हैव सम रेस्ट आफ्टर अ हार्ड डे वर्क, यानी मतलब कठिन परिश्रम के बाद, पूरे दिन के हार्ड परिश्रम के बाद शी हैज़ टू हैव सम रेस्ट, यानी शी मस्ट हैव सम रेस्ट। तो यहाँ प्लूरल के साथ हैव यूज़ किया गया है, सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ किया गया है। एंड हैज़ टू हैव का भी मतलब क्या है, मस्ट हैव, यानी उसको जरूर जरूर कुछ आराम लेना चाहिए। शी मस्ट हैव सम रेस्ट आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, यानी कठिन परिश्रम के बाद उसको कुछ रेस्ट लेना चाहिए। तो हैव टू हैव का मतलब यहाँ क्या है, हैव टू हैव का मतलब है मस्ट हैव, यानी जरूर जरूर उसको ऐसा करना चाहिए या उसको ऐसा लेना चाहिए। मस्ट हैव मतलब ये काम बहुत ही आवश्यक है, इसको तो करना ही चाहिए। जैसे पेशेंट से हम कहते हैं यू मस्ट हैव मेडिसिन इन टाइम, यू मस्ट हैव मेडिसिन इन टाइम मीन्स यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। तो यहीं पर है यू हैव टू हैव मेडिसिन इन टाइम हम कह सकते हैं। तो उसी अर्थ में यहाँ मस्ट हैव का यूज़ किया गया है, यानी पेशेंट के लिए जिस तरह से दवाई की आवश्यकता है और हम जिस तरह से उसको सलाह देते हैं वही मस्ट हैव का यहाँ पर मीनिंग है, उतना ही आवश्यक है आपके लिए। तो शी मस्ट हैव सम रेस्ट, यानी उसको कुछ रेस्ट लेना चाहिए आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, एक दिन के कठिन परिश्रम के बाद उसको मतलब रेस्ट लेना चाहिए। तो मस्ट हैव सम रेस्ट को ही क्या कहते हैं, शी हैज़ टू हैव सम रेस्ट, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव टू या हैव गॉट टू expresses obligation necessity in the present, so it has the same meaning as must, मतलब प्रेजेंट हैव टू और हैव गॉट टू ये भी नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है इन द प्रेजेंट, सो इट हैज द सेम मीनिंग। इसका भी मीनिंग क्या होता है, मस्ट। एज फॉर एग्जांपल वी हैव टू
वी हैव टू या फिर वी हैव गॉट टू डिफेंड आवर मदर कंट्री, मतलब इट इज आवर ड्यूटी, वी हैव टू डिफेंड आवर मदर कंट्री हम ऐसे भी कहते हैं, और वी हैव गॉट टू डिफेंड आवर मदर कंट्री हम ऐसे भी कहते हैं। इसका मतलब इस हैव टू का मतलब क्या है? इस हैव टू का मतलब है दैट दिस इज आवर, वी हैव द ड्यूटी और इट इज आवर ड्यूटी टू डिफेंड आवर मदर कंट्री। वी हैव टू डिफेंड आवर मदर कंट्री का मतलब है हम कहना चाहते हैं इट इज आवर ड्यूटी टू डिफेंड आवर मदर कंट्री। तो ये एक तरह का ऑब्लिगेशन है। इस ऑब्लिगेशन को हम मस्ट के अर्थ में हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि वी मस्ट डिफेंड आवर मदर कंट्री, मतलब यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ वी मस्ट डिफेंड आवर मदर कंट्री अगर हमको कहना है तो इसकी जगह पर हम मस्ट की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम वी हैव टू भी यूज़ कर सकते हैं और वी हैव गॉट टू भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू डिफेंड आवर मदर कंट्री हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी हैव गॉट टू डिफेंड आवर मदर कंट्री हम ये भी कह सकते हैं। मीन्स इट इज़, और इसका मीनिंग क्या है कि डिफेंडिंग आवर मदर कंट्री इज आवर ऑब्लिगेशन और इट इज़ आवर ड्यूटी। वी हैव टू और वी हैव गॉट टू प्रोड्यूस मोर फूड, ये क्या है? ये नेसेसिटी है। तो वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फूड और वी हैव गॉट टू प्रोड्यूस मोर फूड, ये नेसेसिटी को इंडिकेट करने के लिए भी हम यहाँ पर हैव टू या हैव गॉट टू का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मतलब क्या है? इसका भी मतलब है वी मस्ट प्रोड्यूस मोर फूड, मतलब ये क्या है? एक ये हमारी नेसेसिटी है, वी मस्ट प्रोड्यूस मोर फूड। हैव टू और हैव गॉट टू कंस्ट्रक्शन इज द मोर यूजुअल इन स्पोकन इंग्लिश। ये जो कंस्ट्रक्शन है वो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूजफुल है, यानी ये रिटन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ना 12th पॉइंट इज had to or had got to is used to express obligation or necessity in the past, यानी पास्ट के ये जो हैव टू हैव जो था ये ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी प्रेजेंट के लिए था, लेकिन अब हैड टू या हैड गॉट टू यूज करेंगे तो उसी अर्थ में ये पास्ट की ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए इसका यूज किया जाएगा या हो सकता है या होता है। सिंस मस्ट डज नॉट हैव अ पास्ट फॉर्म, क्योंकि मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती है, इट मतलब हैड टू इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट एंड हैव टू। क्योंकि मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती है इसलिए पास्ट फॉर्म के रूप में ही हैड टू या हैड गॉट टू यूज किया जाता है। वो हैव टू की पास्ट फॉर्म के रूप में भी यूज किया जाता है और मस्ट हैव की भी पास्ट फॉर्म के रूप में हैड टू या हैड गॉट टू यूज किया जाता है। As for example, I had to take a taxi to go home yesterday. तो मीन्स अब यह पास्ट का तो कोई मीनिंग, पास्ट की तो कोई फॉर्म होती ही नहीं है, इसलिए इट बिकेम वेरी नेसेसरी और अर्जेंट फॉर मी टू टेक अ टैक्सी टू गो होम yesterday, हम ये कहना चाहते हैं। तो इसी बात को हम इट बिकेम वेरी नेसेसरी यानी मेरे लिए कल टैक्सी लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसी बात को कहने के लिए हम कहते हैं आई हैड टू टेक अ टैक्सी, यानी मुझे टैक्सी लेनी पड़ी थी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड टू टेक अ टैक्सी टू गो होम yesterday, यानी मुझे घर जाने के लिए कल टैक्सी लेनी पड़ी थी। ये जो पड़ी थी शब्द है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इट हैड बिकम वेरी अर्जेंट और नेसेसरी फॉर मी टू टेक अ टैक्सी, यानी टैक्सी लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये इसका फॉर्म हो गया, ये मस्ट हैव की ये पास्ट फॉर्म हो गई हैड टू के रूप में, और इसके साथ हमने क्या जोड़ा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जोड़ी। नाउ गॉटा इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई हैव गॉट टू। आई हैव गॉट टू को शॉर्ट में कहने के लिए गॉटा यूज किया जाता है, लेकिन ये इट इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश का एक्सप्रेशन होता है तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे आई हैव गॉट टू गो एट वंस, आई हैव गॉट टू गो एट वंस की जगह हम क्या कह सकते हैं? गॉट गो एट वंस, गॉट गो एट वंस, मतलब आई हैव गॉट टू गो एट वंस, यानी मुझे तुरंत जाना है, ये बात कहने के लिए आई हैव गॉट टू गो एट वंस और गॉट गो एट वंस, गॉट गो एट वंस मतलब मुझे तुरंत जाना है, ये आई हैव गॉट टू गो एट वंस की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। It can be used in colloquial style, but it is avoided in written English. तो it can be used in colloquial style. colloquial style का मतलब क्या होता है? colloquial style का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है gotta go home और gotta go at once, gotta go at once। इसका प्रयोग colloquial style मतलब बोलचाल की भाषा में, तो जैसे
किसी ने, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, किसी ने कहा रुको 1 मिनट, गोटा गो एडवांस, और मैं किसी से खड़ा खड़ा बात करूँ, अचानक मुझे ध्यान आया और मैंने गोटा गो एडवांस, मतलब मुझे तुरंत जाने की आवश्यकता, तो ऐसे कह करके चल रहा है, ये होता है कलोक्वियल स्टाइल। तो इस स्टाइल में तो इसका यूज़ करना ठीक है, बट इट इज़ अवॉइडेड इन रिटर्न इंग्लिश, लेकिन लिखने में इसको अवॉइड किया जाता है। लिखने में गोटा गो एडवांस इस तरह से नहीं कहते। जैसे हम हिंदी में ही हम बहुत सारी बातें करते हैं, अरे जाना है तुरंत, लेकिन हम लिखेंगे ऐसे नहीं कि जाना है तुरंत, ऐसे हम लिखेंगे नहीं। तो इट हैज़ टू बी, इट नीड्स टू बी टेकन केयर और इट नीड्स टू बी नोटिस्ड, ये हमें देखने की आवश्यकता है। नाउ दूसरा है हैव एज अ मेन वर्ब। अब जब हैव एज अ मेन वर्ब हम यूज करते हैं तो हैव को मेन वर्ब की तरह हम कैसे यूज करते हैं, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो हैव एज अ ट्रांजिटिव, हैव इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, हैव इज अ ट्रांजिटिव वर्ब मतलब हैव एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हैव ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, हैव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब हुआ कि हैव जब भी यूज की जाएगी किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी, यानी हैव एक ऐसी वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं की जा सकती। जैसे मैंने कहा ही ईट्स, तो व्हाट डज ही ईट, ये प्रश्न बनता है। तो जब तक हम इसके साथ ही ईट्स फूड, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स फ्रूट, ही ईट्स समथिंग, जब तक हम ऐसा कुछ इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा देंगे तब तक ईट को लिखा नहीं जा सकता। तो इसी तरह से हैव को इसके ऑब्जेक्ट के साथ ही लिखा जाता है या यूज किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं कि हैव इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, सो इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इसलिए यह अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें हैव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप और रिलेशनशिप। जब ये मेन वर्ब की तरह यूज की जाती है तब यह आई हैव अ न्यू कार, तब ये ओनरशिप और रिलेशनशिप व्यक्त करती है। आई हैव अ न्यू कार, ही हैज 2 सन्स, यानी उसके 2 लड़के हैं, ही हैज 2 सन्स। तो ये यहाँ क्या इसने व्यक्त किया, ओनरशिप और रिलेशनशिप। यानी आई हैव अ न्यू कार में क्या है, ओनरशिप इसने व्यक्त की, ही हैज 2 सन्स यहाँ इसने रिलेशनशिप व्यक्त की। नोट ए, हैव गॉट इज द मोर यूजुअल इन स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर आई हैव गॉट अ न्यू कार हम ऐसे कह सकते हैं, ही हैज गॉट 2 सन्स ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूजुअल है। तो रिटन इंग्लिश में हमको इसकी कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, हम इसको स्पोकन इंग्लिश में ही यूज करते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, ही हैज़ 2 सन्स, ही हैज़ गॉट 2 सन्स, इस तरह से हम बोलने में हम इनको ज़्यादा यूज करते हैं, रिटन में हम इनको ज़्यादा यूज नहीं करते। नाउ बी पॉइंट इज got is not used in short answers and question tags because got can't be used without an object। क्योंकि got को जैसे he has got 2 sons, तो got को बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन टैग्स वगैरह लिखते समय got को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ हम किससे हैव या हैड या फिर हैड से ही हम क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। सो गॉट इज नॉट यूज्ड in short answers and question tags because got can't be used without an object, क्योंकि got को हम बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज कर सकते, इसलिए इनके साथ हम हमेशा इनको क्वेश्चन टैग्स में हम यूज नहीं करते। हैव यू गॉट अ कार, या यस आई हैव, नो आई हैवंट, हम इसको ऐसे नहीं, आई हैव गॉट, आई हैवंट गॉट हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि गॉट अगर हम लिखेंगे तो उसके साथ यस आई हैव गॉट अ कार, नो आई हैवंट गॉट अ कार, तो यानी उसके साथ ऑब्जेक्ट हमें लिखना आवश्यक होगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस ही हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन टैग नहीं रहेगा, इसलिए हम उसके साथ गॉट का यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन टैग्स में। शी हैज गॉट लॉन्ग हेयर, हैजन शी, तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे, हैजन गॉट शी हम ऐसे नहीं कहेंगे, इसलिए हैजन शी पर हम खत्म करते हैं और इनके साथ यानी क्वेश्चन टैग्स में गॉट का यूज नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज हैव और हैव गॉट एक्सप्रेसेस सम इनहेरेंट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। इनहेरेंट क्वालिटी वो होती है जो किसी के जन्म से ही किसी चीज़ में पाई जाती है, यानी उसका विशेष गुण होता है या उसका अधिक विशेष गुण होता है, उसी चीज़ को हम इनहेरेंट क्वालिटी कहते हैं। तो ये हैव और हैव गॉट का प्रयोग एक तो ओनरशिप और रिलेशनशिप के लिए होता है, यह हमने अभी तक बात की एज अ मेन वर्ब।
इसी तरह से इसी में यानी इसी क्रम में हैज़, हैव और हैव गॉट का जो प्रयोग है वो किसी की इनहेरेंट क्वालिटी या किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए भी हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। अब इनहेरेंट क्वालिटी क्या होती है? इनहेरेंट क्वालिटी होती है किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेष गुण, जिस चीज़ की वजह से वह जानी जाती है। जैसे अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। जब किसी शेप में 3 साइड्स होती हैं तभी हम उसको ट्राइंगल ही कहते हैं। तो वह जो है 3 साइड्स के कारण ही तो वो ट्राइंगल है। तो इसलिए ये 3 साइड्स होना क्या है? उसकी विशेषता है। तो इसी को अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। तो यहाँ ये एक इनहेरेंट क्वालिटी हो गई 3 साइड्स उसकी, और 3 साइड्स को उसकी इनहेरेंट क्वालिटी को बताने के लिए हैज़ का यूज़ किया गया, मतलब हैव का यूज़ किया गया। चूँकि अ ट्राइंगल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ हैज़ आया है। अगर ट्राइंगल्स होता तो यहाँ हैव आता। तो हमको एक ट्राइंगल की इनहेरेंट क्वालिटी बताना है, इसलिए यहाँ ट्राइंगल हैज़ शब्द आया है। तो हैज़ 3 साइड। 3 साइड्स क्या है? 3 साइड्स ही ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल या एक ट्राइंगल की इनहेरेंट क्वालिटी है, क्योंकि उसी के कारण हम उसको ट्राइंगल कहते हैं। अ कार हैज़ गॉट 4 व्हील्स। तो ये अ कार हैज़ गॉट 4 व्हील्स क्या है? ये भी उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, या इसको आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो हर कार के 4 व्हील्स ही होते हैं। तो ये बताने के मतलब टोटल ये है कि ओनरशिप रिलेशनशिप जैसे ही सेंटेंसेस इसमें होते हैं। एन एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक। एन एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक। एलिफेंट होता ही क्यों है? जब उसके पास ट्रंक होता है, ट्रंक के कारण ही तो उसको एलिफेंट बनाया हुआ। इसी तरह से अ कैट हैज़ गॉट सॉफ्ट फर। तो ये क्या है? ये भी एक उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है। जितना मतलब जो कैट की चीज़ है वो किसी और के पास नहीं है, ये कहने के लिए तभी उसको हम इनहेरेंट क्वालिटी कहते हैं। तो इसकी ये इनहेरेंट क्वालिटी बताने के लिए हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। दिस इज द पॉइंट हियर। हैव कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ब्स लाइक दीज, जैसे गेट, टेक, रिसीव, इंजॉय, एक्सपीरियंस, एनकाउंटर। इन वर्ब्स के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे जहाँ जहाँ गेट हम यूज़ करते हैं, जहाँ टेक हम यूज़ करते हैं, जहाँ या जिस अर्थ में हम रिसीव यूज़ करते हैं, जिस अर्थ में हम इंजॉय यूज़ करते हैं, या जिस अर्थ में हम एक्सपीरियंस वर्ब यूज़ करते हैं, जिस अर्थ में हम इनकाउंटर वर्ब यूज़ करते हैं, उसी अर्थ में हैव का यूज़ किया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट हियर। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू कैन हैव एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन रिक्वेस्ट। तो यू कैन हैव मतलब यहाँ यू कैन गेट, यहाँ हैव का मतलब क्या है? गेट से है। यू कैन गेट एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन रिक्वेस्ट। तो यू कैन हैव मतलब यू कैन गेट। तो यहाँ हैव का मतलब क्या है? हैव गेट के अर्थ में यहाँ हैव का यूज़ किया गया है। इसी तरह से आई हैव लेटर्स फ्रॉम मदर एवरी वीक। तो आई हैव लेटर्स फ्रॉम मदर एवरी वीक का मतलब क्या है? आई हैव मतलब आई गेट, आई रिसीव, मीन्स आई गेट लेटर्स या फिर आई रिसीव लेटर्स फ्रॉम मदर एवरी वीक। तो यहाँ हैव का मतलब किस लिए यूज़ किया गया है? गेट के लिए और रिसीव के लिए यूज़ किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल इज आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। एट 8 AM का मतलब यहाँ हैव का मतलब क्या है? हैव का मतलब आई टेक। आई टेक मतलब आई ईट। तो आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM और आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो हैव का मतलब यहाँ टेक के लिए यूज़ किया गया है। He has a cold bath every day. He has a cold bath every day। यहाँ हैज़ का मीनिंग ही के साथ हैज़ ही आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हैज़ का यूज़ किस लिए किया गया? हैज़ का मतलब यह टेक्स के अर्थ में यूज़ किया गया है, इंजॉयज के अर्थ में यूज़ किया गया। तो ही टेक्स अ कोल्ड बाथ एवरी डे। फिफ्थ पॉइंट इज आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ हैड का मतलब किस लिए या किस अर्थ में यूज़ किया गया है? हैड का अर्थ यहाँ एक्सपीरियंस्ड या इनकाउंटर्ड के मीनिंग में यूज़ किया गया है कि आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल मीन्स आई एक्सपीरियंस्ड, आई गॉट, आई इनकाउंटर्ड, आई मेट अ लॉट ऑफ ट्रबल एट द एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट पर मैंने बहुत सारी परेशानी का अनुभव किया या सामना किया या महसूस की। इस अर्थ में यहाँ हैड का यूज़ किया गया है। यानी हैड का मतलब यहाँ मेन वर्ब के रूप में क्या है? एक्सपीरियंस्ड, एनकाउंटर्ड है। In the same way, we had a good holiday at Darjeeling।
तो यहाँ पर हैड ए गुड हॉलीडे में हैड का यूज किस लिए किया गया है? यहाँ हैड का मतलब है वी इंजॉयड, यह हैड का मतलब इंजॉयड से, तो यहाँ हैड, टेक, रिसीव, इंजॉय, इस मीनिंग में भी किसका यूज किया जा सकता है? हैव का यूज किया जाता है। यही हमने यहाँ पर देखा और सीखा। नोट, इन दिस कंस्ट्रक्शन गॉट इज नेवर एडेड टू हैव, यानी इस कंस्ट्रक्शन में हैव के साथ कभी भी गॉट नहीं यूज किया जाता है। जैसे आई हैव लंच एट 2 PM, आई हैव लंच एट 2 PM का मतलब है आई ईट लंच और आई टेक लंच एट 2 PM। तो इस तरह से जैसे आई हैव गॉट अ कार, ओनरशिप और रिलेशनशिप में तो इनफॉर्मल में आप कलोक्वियल स्टाइल में या इनफॉर्मल वे में आप गॉट लगा सकते हैं रिलेशनशिप और ओनरशिप दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ आई हैव लंच एट 2 PM तो ईट के अर्थ में, ड्रिंक के अर्थ में, इस अर्थ में आप यहाँ गॉट नहीं लगा सकते। तो आई हैव लंच एट 2 PM ही ये कहा जाएगा। इसको हम आई हैव गॉट लंच एट 2 PM हम नहीं कह सकते। Point B is, or note B is the emphatic negative interrogative forms of have plus noun. When have is used in this sense, it is always formed with do. यानी जब have plus noun इस तरह से इस सेंस में बनाई जाती है या लिखी जाती है, तब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी होते हैं वो सभी किससे बनते हैं? वो सभी do से बनते हैं। जैसे they have a hot bath every evening, तो दे डू हैव अ हॉट बाथ एवरी इवनिंग, दे डू हैव अ हॉट बाथ एवरी इवनिंग मीन्स ये यहाँ क्या हो गया? ये एम्फेटिक वर्ब हो गई यहाँ। सो वी आर एम्फोसाइजिंग और दिस सेंटेंस गेटिंग एम्फोसाइज्ड। तो डू से क्या हो रहा है? डू से ये एम्फोसाइज किया जा रहा है। दे डू हैव अ हॉट बाथ एवरी इवनिंग, दे डू नॉट हैव अ हॉट बाथ एवरी इवनिंग, यहाँ पर ये डू से क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। एंड डू दे हैव अ हॉट बाथ एवरी इवनिंग, तो यहाँ पर यह क्या हो गया? यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये इंट्रोगेटिव भी किससे बना? डू से ही बना। देन फोर्थ पॉइंट इज हैव प्लस वर्ब यूज्ड एज अ नाउन। कभी कभी हैव और हैव के साथ ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब आकर के ये वर्ब्स नाउन की तरह काम करती हैं, यूज्ड एज अ नाउन। जैसे देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू रिप्लेस अ वर्ब बाय हैव प्लस वर्बल नाउन, यानी हैव के साथ में किसी वर्ब को नाउन बना करके आजकल कहने का एक सिस्टम चल गया है। तो इसमें कई जगह पर टू हैव के साथ ये वर्ब्स हैं नाउन की तरह यूज की जाती है। जैसे टू बेट, ये वर्ब होती है, लेकिन इसको हैव के साथ मिला करके क्या बना दिया जाता है? टू हैव अ बाथ, यानी बाथ यहाँ पर क्या हो जाती है? नाउन हो जाती है। इसी तरह से टू ड्रिंक, टू ड्रिंक क्या है? एक वर्ब होती है, एक ये इन्फिनेटिव हो गया, लेकिन ड्रिंक कहेंगे तो केवल वर्ब हो जाएगी। तो इसी तरह से अब इसको क्या बना दिया? एक नाउन बना दिया, टू हैव अ ड्रिंक। इसी तरह से टू ड्रीम, तो हैव के साथ ऐसी ये वर्ब्स हैं जैसे ड्रीम है, लुक है, रेस्ट है, राइड है, स्विम है, स्मोक है, टॉक है, ये सब किसके साथ आई हुई हैं? ये सभी हैव के साथ आई हुई हैं। तो ये सब टू हैव अ रेस्ट, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, टू हैव अ राइड, टू हैव अ स्विम, टू हैव अ स्मोक, टू हैव अ टॉक, टू हैव अ ट्राई, टू हैव अ वॉक, टू हैव अ वॉश, इस तरह से ये सभी हैव के साथ आती हैं। नोट, टेक, टू कैन बी यूज्ड इन सम ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। जिस तरह से ये जैसे ये जो वर्ब है टू वॉश हैव के साथ आई है, टू हैव अ वॉश, तो यहाँ टू हैव की जगह हम टेक भी यूज कर सकते हैं। टेक अ वॉश, टेक अ वॉक, टेक अ ट्राई, टेक अ टॉक, इस तरह से भी हम, मतलब टेक अ टॉक तो नहीं, लेकिन इसी सेंस में हम इसी तरह से टेक भी यूज कर सकते हैं। ही टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग, बट हैव इज दी मोर यूजुअल वर्ड, लेकिन यहाँ हैव क्या है? वो ज़्यादा मोर यूजुअल और कॉमन है। ही हैज़ अ बाथ इन द मॉर्निंग, दिस इज मोर कॉमन और यूजुअल वर्ड हियर। ठीक है। B point is, in these expressions the verb is used as a singular countable noun, so it takes a bath, a walk, a wash। मतलब ये जो एक्सप्रेशंस हैं जहाँ हम जो है वर्ब को नाउन बना देते हैं, तो नाउन बनाने के बाद ये क्या होता है? ये एक इन दीज एक्सप्रेशंस द वर्ब इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन, ये जो वर्ब है इसको एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया जाता है। एक्चुअली ये मतलब जब कोई वर्ब है तो, और जब वो वर्ब नाउन बनती है तो वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये हो जाते हैं, और जब किसी वर्ब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तब वह उसके साथ
आर्टिकल आने ही लगता है। या इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी किसी वर्ब को अगर नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा तो फिर उसके साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये बात के साथ आर्टिकल ए आया हुआ है, वॉक के साथ आर्टिकल ए आया हुआ है और वॉश के साथ भी आर्टिकल ए आया हुआ है। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही एंड आज के लिए इतना ही। इसको हम यहीं पर आज इस लेसन को ख़त्म करते हैं एंड इसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट डू समझाऊंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।